हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप फॉर एग्ज़ाम। आज हम JOAIT 2018 का एग्ज़ाम डिस्कस करेंगे जो कि आपका आने वाला JOAIT 2021 या कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल रहेगा। ये वीडियो का पार्ट 1 होगा एंड हम सभी क्वेश्चंस को विद एक्सप्लेनेशन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। The primary goal of computer system is to turn data into A. ideas, B. suggestions, C. information और D. reports। तो इसका सही आंसर रहेगा C. information, because जब भी हम कंप्यूटर में डेटा इनपुट करते हैं तो कंप्यूटर उसे प्रोसेस करके हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सो द आंसर विल बी C. Second question, in which generation of computers did multiprogramming start? First generation, second generation, third generation और fourth generation? तो ये भी एग्जामिनर्स का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है C, थर्ड जनरेशन। सबसे पहले हम मल्टी प्रोग्रामिंग देख लेते हैं कि व्हाट इज़ मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब होता है सेम टाइम पे दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करना विद सिंगल प्रोसेसर। मल्टी प्रोग्रामिंग का एग्जाम्पल है जैसे आपने MS वर्ड और ब्राउज़र, लेट्स से क्रोम ब्राउज़र, आपने सेम टाइम पे ओपन करा हुआ है, तो ये एग्जाम्पल है मल्टी प्रोग्रामिंग का। अब हम जनरेशन्स भी देख लेते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर की बेसिकली जनरेशन्स 5 हैं। कंप्यूटर जनरेशन्स हमें कंप्यूटर का इवोल्यूशन फेज़ बताते हैं, जैसे हमारा कंप्यूटर इवॉल्व हुआ है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो हम इसके ईयर भी कर लेते हैं। आप भी नोट्स बनाते रहें साथ में ताकि आपका भी अच्छे से रिवाइज हो जाए। फर्स्ट जनरेशन है हमारी 1946 से 59 तक। सेकंड जनरेशन है हमारी 1959 से 65 तक। थर्ड जनरेशन है 1965 टू 71। फोर्थ जनरेशन है 1971 टू 1980 एंड फिफ्थ जनरेशन है 1982 टिल नाउ, मतलब अभी तक चल रही है। तो जो फर्स्ट जनरेशन में, मैं आपको बेसिक सा आइडिया दे देती हूँ, बाकी हम कंप्यूटर का कोर्स जब करेंगे तब मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी। फर्स्ट जनरेशन में हम वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ करते हैं किया था और ये बहुत बल्कि सिस्टम्स थे। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स का यूज़ होने लगा, ट्रांजिस्टर्स। थर्ड जनरेशन में ICs का यूज़ होने लगा, जिसे हम इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। फोर्थ जनरेशन में VLSI मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन बेस्ड माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज़ होने लगा। फिफ्थ जनरेशन में ULSI बेस्ड माइक्रो प्रोसेसर मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन बेस्ड माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज़ होने लगा। फर्स्ट टू फोर्थ जनरेशन में हम सिर्फ हार्डवेयर की डेवलपमेंट पे ध्यान देते थे, लेकिन फिफ्थ जनरेशन से सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर दोनों की डेवलपमेंट होने लगी। फिफ्थ जनरेशन में अब हम जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नैनो टेक्नोलॉजी, इन सब पे भी अब डेवलपमेंट कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। विच इज़ स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स? लैपटॉप, नोटबुक, डेस्कटॉप और वर्क स्टेशन। तो जो स्मॉलेस्ट होता है दैट इज़ नोटबुक। यहाँ पे मैं आपको वर्क स्टेशन बता देती हूँ। वर्क स्टेशन एक सिंगल यूज़र कंप्यूटर ही होता है जो कि सिमिलर टू PC होता है, बट इसकी जो इसमें पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होता है। दैट्स द ओनली डिफरेंस बिटवीन वर्क स्टेशन एंड अ नॉर्मल PC। ओके, नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, विच बटन ऑफ द माउस इज़ यूज्ड फॉर ओके? सो अब हम माउस का देख लेते हैं। माउस में हमारा एक होता है ये वाला लेफ़्ट क्लिक, ये वाला राइट क्लिक, एंड जो सेंटर वाला होता है दैट इज़ स्क्रॉल व्हील। जो राइट वाला हमारा यूज़ होता है अगर हमें किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टीज़
या कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन पता करनी हो तो उसको हम सिलेक्ट करके राइट क्लिक कर लेते हैं। लेफ़्ट वाला हम ओके के लिए यूज़ करते हैं एंड स्क्रॉल व्हील को हम यूज़ करते हैं माउस की पोजीशन को मूव करने के लिए। अब हमें यहाँ पूछा गया है कि हम ओके किस में यूज़ करते हैं माउस में, तो इसका आंसर होगा ए, लेफ़्ट क्लिक के लिए। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज which device can understand the difference between data and programs? A input device, B output device, C memory और D microprocessor. So इसका आंसर रहेगा D microprocessor, बिकॉज इनपुट डिवाइस तो डेटा को इनपुट करने के लिए यूज़ होता है लाइक कीबोर्ड, आउटपुट डिवाइस हमें रिजल्ट शो करते हैं लाइक मॉनिटर और प्रिंटर, एंड सी मेमोरी जो कि हमारा डेटा स्टोर करते हैं। सो इसका आंसर रहेगा माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर हमारे सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है रिलेटेड टू सिस्टम और ये मदरबोर्ड पे माउंट होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम यूनिट? तो सिस्टम यूनिट का हमारा पार्ट इसमें से देख लेते हैं, फ्लॉपी डिस्क, मॉनिटर, CD रोम या CPU। तो इसका आंसर रहेगा डी, CPU, बिकॉज फ्लॉपी डिस्क हमारी मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है, CD रोम हमारी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है और मॉनिटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। तो आंसर होगा डी, CPU। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एन इलेक्ट्रॉनिक पाथ दैट कनेक्ट वन पार्ट ऑफ कंप्यूटर टू अनदर इज कॉल्ड लॉजिक गेट, सीरियल पोर्ट, मॉडम और बस। तो इसका आंसर रहेगा डी, बस। अब मैं आपको बता देती हूँ, बस जो होती है वो हमारा डेटा ट्रांसफ़र के लिए होता है, डेटा ट्रांसफ़र के लिए होता है। और जो हमारा सीरियल पोर्ट होता है, सीरियल पोर्ट भी डेटा ट्रांसफ़र करता है, लेकिन ये करता है 1 बिट एट अ टाइम, मतलब एक बिट एक समय पे, एट अ टाइम। जो हमारा लॉजिक गेट होता है ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसकी एक या एक से ज़्यादा इनपुट्स हो सकती है और ये आउटपुट, सिंगल आउटपुट प्रोड्यूस करता है। ये हमारी लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। इसके एग्जांपल है जैसे एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। ये हम जब कोर्स करेंगे तब हम डिटेल में स्टडी करेंगे। एंड मॉडम जो होता है, मॉडम दो वर्ड से मिलकर बना है, वन इज़ मॉड्यूलेटर एंड सेकेंड इज़ डीमॉड्यूलेटर। ये हमारा डेटा ट्रांसमिशन के टाइम डेटा को डिजिटल टू एनालॉग और एनालॉग टू डिजिटल में कन्वर्ट करता है। ये हमारा सेंडर साइड पे यूज़ होता है और ये हमारा रिसीवर साइड पे यूज़ होता है जब भी हम किसी डेटा को सेंड करते हैं। सो अभी के लिए इतना ही, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज़ अप्रोप्रिएट फॉर कमर्शियल पर्पज़? 8th क्वेश्चन, ए पास्कल, बी कोबोल, सी बेसिक और डी फॉर्ट्रन। तो जो इसका सही आंसर है वो है बी कोबोल, जिसकी फुल फॉर्म होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये स्पेसिफिकली क्रिएट की गई थी बिजनेस पर्पस के लिए और इसे बनाया गया था 1959 में बाय ग्रेस हॉपर। अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया बाकी लैंग्वेजेस का भी दे देती हूँ। जो पास्कल है, पास्कल बनी थी 1970 में, 1970 में, और जो बेसिक है वो क्रिएट हुई थी 1960 में। ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। और जो फॉर्ट्रन है वो आपकी क्रिएट हुई थी 1954 में। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज़ कॉल्ड, स्मॉलेस्ट यूनिट हमेशा कही जाती है बिट। अब मैं आपको ये भी डिस्क्राइब कर देती हूँ। स्मॉलेस्ट यूनिट होगी हमारे पास बिट, इसके बाद आता है निबल। तो 1 निबल इज़ इक्वल टू 4 बिट्स। फिर आती है हमारे पास टर्म बाइट, सो 1 बाइट इज़ इक्वल टू 8 बिट्स। देन कम्स मेगाबाइट, 1 मेगाबाइट इज़ इक्वल टू 1024 बाइट्स।
then comes 1 gigabyte, that is equal to 1024 megabyte, और ऐसे करके ही ये आगे चलता जाता है. So let's see the next question. A compiler translates a program written in high level language into, जो compiler होता है that converts high level language to machine level language. Because हमारा कंप्यूटर machine language ही understand करता है, हम input high level language में देते हैं like C, C++. तो उसको जो बीच में हमारा communicator होता है that is compiler, वो machine language में translate करके हमारे सिस्टम को देगा, तभी सिस्टम उसको आगे एग्जीक्यूट कर पाता है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन MS-DOS द कमांड दैट इज़ यूज टू क्लियर द स्क्रीन इज़, MS-DOS में हम कौन सी कमांड को यूज़ करते हैं स्क्रीन को क्लियर करने के लिए? तो इसका आंसर है ACIS, इसमें लिखा हुआ है लेकिन इसका आंसर है CLS, दैट इज़ क्लियर स्क्रीन. Okay, now next question. When more computers are connected at one place, it is called LAN, WAN, WAN और DON. इसका सही आंसर है A, LAN. LAN मतलब Local Area Network. Now 13th question. The most important or powerful computer in typical network is A, network station, B, network client, C, network server और none of these. तो इसको हम कहते हैं सर्वर. नेटवर्क सर्वर C. जो सर्वर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है जो भी शेयर्ड रिसोर्सेज होता है उनकी एलोकेशन करवानी क्लाइंट को. सो द आंसर विल बी C. नाउ द 14th क्वेश्चन. एन ऑल्टरनेट नेम फॉर completely interconnected network topology is A, mesh, B, star, C, tree और D, ring. इसका सही आंसर है A, mesh. अब हम देखते हैं सबसे पहले कि टोपोलॉजी होती क्या है. टोपोलॉजी बताती है हमें कंप्यूटर्स का अरेंजमेंट कैसे किसी भी नेटवर्क में हम करेंगे. सो ये सब जो हैं ऑप्शंस, ये इसके टाइप हैं. तो हम मैश टोपोलॉजी को देख लेते हैं. मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, हर एक सिस्टम जो होता है वो दूसरे सिस्टम से कनेक्टेड होता है और यहाँ एक जाल सा, वेब सा बन जाता है. सो द आंसर इज मैश टोपोलॉजी. अ वर्ड इन अ वेब पेज. 15th question. A word in a web page that when clicked opens another document is. जब भी हमें वेब पेज में लिंक की बात हो तो हमेशा उसका आंसर होगा हाइपरलिंक C. So 15th question is done. Now come to 16th question. When you cut or copy the information, it gets placed in clipboard. जब भी हम कट या कॉपी करते हैं Ctrl+C या Ctrl+X करके, तो वो हमारा कंप्यूटर के क्लिप बोर्ड में स्टोर हो जाता है. सो द आंसर विल बी B. नाउ कम टू 17th क्वेश्चन. विच टाइप ऑफ फाइल इज़ क्रिएटेड बाय वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम. अब वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स कौन से होते हैं? लाइक MS वर्ड, जो कि हमारी डॉक्यूमेंट फाइल को प्रोड्यूस करते हैं. सो इसका आंसर हो जाएगा D, डॉक्यूमेंट फाइल. और इसकी एक्सटेंशन रहती है .doc 2003 वर्जन तक और .docx 2000 या उसके आगे 2007 और उससे आगे वाले वर्जन्स में. नाउ 18th क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज सेट ऑफ बीट्स टू रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ डेटा. तो इसका आंसर है C, एबेकस. एबेकस जो था हमारा कैलकुलेशन टूल है जो कि बीट्स का यूज़ करता है कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए. ये चाइना द्वारा डेवलप किया गया था और इसमें जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन जैसे हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, इसमें भी मैं आपको बता देती हूँ, जो ये दो सिस्टम्स हैं ये हम फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज़ करते थे और जो Mark 1 है ये हमारा सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में हम यूज़ करते थे. नाउ कम टू 19th क्वेश्चन. एक्सपर्ट सिस्टम इज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. एक्सपर्ट सिस्टम, अब मैंने आपको बताया था ऊपर कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम आजकल यूज़ करने लगे हैं, तो वो कौन सी जनरेशन थी? 5th जनरेशन. सो इसका आंसर हो जाएगा 19 का D, 5th जनरेशन. Now come to next question, 20th. The flow and the timing of data to and from the microprocessor is regulated by.
अब हमने क्या करना है, कंट्रोलिंग कौन करता है डेटा का इनपुट और आउटपुट के लिए। सो कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल पिन। तो आंसर होगा ए। अब 21st क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस हमें पता है जिससे हम इनपुट देते हैं, तो इसका आंसर है, पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं, मॉनिटर, स्कैनर, प्रिंटर और स्पीकर। तो इसका आंसर है बी, स्कैनर, क्योंकि मॉनिटर पे हम आउटपुट डिस्प्ले करते हैं, प्रिंटर हमारा हार्ड कॉपी आउटपुट देता है और स्पीकर से भी हमें सॉन्ग्स का आउटपुट मिलता है। सो आंसर हो जाएगा बी, स्कैनर। नाउ कम टू 22nd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस प्रोड्यूसेस द बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक रिप्रोडक्शन। बेस्ट क्वालिटी लिखा है, ऑप्शंस हैं ए लेज़र प्रिंटर, बी इंकजेट प्रिंटर, सी प्लॉटर और डी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। सो इसका आंसर होगा सी, प्लॉटर। प्लॉटर जो होता है वो हमें बेस्ट क्वालिटी इमेज देता है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd, विच पोर्ट कैन ऑल्सो यूज टू कनेक्ट टू कंप्यूटर्स टू ट्रांसमिट फाइल्स। सो इसके लिए हम यूज़ करते हैं डी, फायर वायर पोर्ट। जो फायर वायर पोर्ट होता है इसको हम, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, इसे हम IEEE 1394 भी कहते हैं। ये एक स्टैंडर्ड होता है IEEE का, इसे हम इस नाम से भी बुलाते हैं। ये हाई डेटा ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होता है और मैक्सिमम हम इसे यूज़ करते हैं टू कंप्यूटर्स के बीच में डेटा ट्रांसमिट करने के लिए, या फिर ऑडियो और वीडियो डिवाइसेस में भी हम इसे यूज़ करते हैं डेटा ट्रांसमिशन के लिए। अब हम बाकी भी देख लेते हैं इसके ऑप्शंस। सो ए है सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट हमारा सिंगल बिट को ट्रांसफ़र करता है एट वन टाइम। पैरेलल पोर्ट मल्टीपल बिट्स को ट्रांसफ़र करेगा मतलब सेम टाइम पर। और जो AGP पोर्ट है, एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट, ये पोर्ट यूज़ होता है वीडियो कार्ड को अटैच करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम से। सो क्लियर है अब 23rd क्वेश्चन। नाउ कम टू 24th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन फोल्डर ऑन स्टोरेज डिवाइस कॉल्ड। ए प्लेटफॉर्म, बी इंटरफेस, सी रूट डायरेक्टरी और डी डिवाइस ड्राइवर। सो इसका आंसर है सी, रूट डायरेक्टरी। हम रूट बोलते हैं ना, रूट फोल्डर, सो ये वही है। नाउ कम्स 25th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज हैज़ शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम। ए रैम, बी रोम, सी कैशे और डी मैग्नेटिक कोर मेमोरी। सो हमेशा याद रखना, शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम जो है वो कैशे मेमोरी का होता है। कैशे मेमोरी हमारी इनबिल्ट मेमोरी होती है प्रोसेसर की, जो कि एग्जीक्यूशन के टाइम पे प्रोग्राम्स को लोड करती है और फिर एग्जीक्यूशन में हेल्प करती है। सो द आंसर इज कैशे मेमोरी। नाउ कम टू द 26th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनरी नंबर। अब हम देख लेते हैं कि बाइनरी नंबर होता क्या है। बाइनरी नंबर वो होता है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। ये सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज होती है। सो अब हम इसमें से देख लेते हैं 36, 10, 45 और 29। अब ये सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज अंडरस्टैंड करेगा, वेदर हम इसको ऐसे लिखें या फिर हम इसको ऐसे लिखें। सो द आंसर विल बी बी, 10, क्योंकि ये तो बाकी है नहीं, बाकी ये डेसिमल नंबर्स हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 27th, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन इज यूज टू स्टोर। ए बूलियन वैल्यू, बी रियल इंटीजर, सी होल नंबर या डी ऑल ऑफ दीज। अब हम देख लेते हैं कि फ्लोटिंग पॉइंट होता क्या है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स वो होते हैं जो रैशनल और इरैशनल सभी नंबर्स को रिप्रेजेंट करें। इसका मतलब या तो फ्रैक्शनल वैल्यू, मतलब ये डेसिमल पॉइंट्स को भी शो करता है। तो अगर हम इस सब में देखें तो रियल इंटीजर्स वही होते हैं जो रैशनल, इरैशनल, फ्रैक्शनल सभी इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करें। सो इसका आंसर आ जाएगा हमारा बी। नाउ कम टू 28th क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर इज जनरली क्लासिफाइड इनटू विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या डी ऑल ऑफ दीज। सो हमें पता है कि सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है जैसे जो हमारी सिस्टम की परफॉर्मेंस को
और इम्प्रूव करे या मैनेज करने में यूज़फुल हो। जैसे हम इसका एग्जांपल ले लें एंटीवायरस, और जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए हो, लाइक MS ऑफिस। इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर कंप्यूटर्स वर्किंग, बट ये हमें एडिशनल फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करता है। सो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। और आप इसमें एक और एग्जांपल भी ऐड कर सकते हैं एंटीवायरस के साथ, बैकअप सॉफ्टवेयर और disk tools. Now come to next question 29th. Which of the following is called low level languages? Low level languages वो languages होती है which the machine can understand. So machine language तो है और assembly language भी है. So the answer will be both A and B. Now come to 30th question. A translator is best described as. Translator क्या होता है? सो द 30th का आंसर होगा बी, अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ट्रांसलेटर एक चीज़ को दूसरी चीज़ में ट्रांसलेट करने में हेल्प करता है। नाउ कम टू 31st क्वेश्चन। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इज ओन्ड एक्सक्लूसिवली बाय अ सिंगल कंपनी, शेयरिंग मोड, अ सिंगल यूजर एंड फ्रीली, नन ऑफ दीज। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर को हम क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, जिसका सोर्स कोड इजीली अवेलेबल नहीं होता और ये किसी पर्सन या कंपनी द्वारा ओन की जाती है। सो इसका ऑप्शन रहेगा सही ए, अ सिंगल कंपनी। नाउ कम टू 32nd क्वेश्चन। What is the name given to the process of initialization a microcomputer with its operating system? A cold booting, B booting, C warm booting या D none of these। इसका आंसर रहेगा B booting। booting का मतलब होता है जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, जब हम पीसी हमारा बंद होता है तो वो हार्ड डिस्क में रिजाइड करता है। जब हम उसे टर्न ऑन करते हैं तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बूट होकर हमारा रैम में ट्रांसफ़र हो जाता है। दैट प्रोसेस इज़ नोन एज बूटिंग। नाउ कम टू 33rd क्वेश्चन। द प्रोग्राम इन द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट डज प्रोसेसर management is called A traffic controller, B dispatcher, C process scheduler और D job scheduler। so इसका आंसर रहेगा A traffic controller। now come to next question 34th। which of the following is not the type of real time operating system? A hard real time operating system, B soft real time operating system, C कॉम्प्लेक्स रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम या डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर रहेगा सी, कॉम्प्लेक्स रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, बिकॉज ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स हैं। इसको हम आने वाली क्लासेस में कवर करेंगे। नाउ कम द 35th क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ कमांड्स इन MS-DOS नीड्स एडिशनल फाइल फॉर देयर एग्जीक्यूशन? इंटरनल कमांड्स, एक्सटर्नल कमांड्स, बैच कमांड्स और नन ऑफ दीज। इसका आंसर रहेगा एक्सटर्नल फाइल्स। एक्सटर्नल कमांड्स को जो है एडिशनल फाइल्स चाहिए होती है MS-DOS में एग्जीक्यूशन के लिए। सो नेक्स्ट कम टू 36th क्वेश्चन। इन MS Word चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड A प्रूफिंग, B एडिटिंग, C फॉर्मेटिंग और D ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर रहेगा C फॉर्मेटिंग, हम उसे कहते हैं। नाउ कम टू 37th क्वेश्चन। विच कमांड इज यूज्ड इन MS Excel टू कैलकुलेट द टोटल कैरेक्टर्स इन द सेल? A len, B length, C mid और D sid। इसका आंसर रहेगा 37th का A len। नाउ कम टू 38th क्वेश्चन। चार्ट्स इन MS Excel आर कंस्ट्रक्टेड विद A data points, B data series, C data elements या D both A and B। सो इसका आंसर रहेगा D, बोथ A एंड B। डेटा पॉइंट्स और डेटा सीरीज दोनों को यूज़ करके हम क्या है चार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं MS Excel में। नाउ कम टू 39th क्वेश्चन। विच पावर पॉइंट फीचर विल यू यूज़ टू अप्लाई मोशन इफेक्ट्स टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ स्लाइड? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। A स्लाइड ट्रांजिशन, B स्लाइड डिज़ाइन, C एनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स या D एनिमेशन स्कीम। तो इसका आंसर है डी एनिमेशन स्कीम।
को यूज़ करके हम मोशन इफ़ेक्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं. नाउ कम टू 40th क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइप ऑफ डेटाबेस यूज़र? ए एप्लीकेशन प्रोग्रामर, बी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, या सी एंड यूज़र, या डी ऑल ऑफ दीज. तो 40th का सही आंसर रहेगा डी ऑल ऑफ दीज. DBA भी होता है जिसको हम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं, और प्रोग्रामर भी होता है और एंड यूज़र भी होता है. सो द आंसर विल बी डी ऑल ऑफ दीज. नाउ कम टू 41st क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ डेटा मॉडल? क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम हमेशा ध्यान रखें कि नॉट लिखा है. तो इसके ऑप्शंस हैं ए हायरार्किकल मॉडल, बी नेटवर्क मॉडल, सी रिलेशनल मॉडल, और डी एब्स्ट्रैक्ट मॉडल. सो इसका आंसर है डी एब्स्ट्रैक्ट मॉडल, क्योंकि ये बाकी तीनों जो है हमारे डेटा मॉडल के टाइप हैं जो हम डेटाबेस में यूज़ करते हैं. तो हम इसे डेटाबेस की क्लासेस में डिटेल में कवर करेंगे. नाउ कम 42nd क्वेश्चन. कम टू 42nd क्वेश्चन. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए कंप्यूटर, बी CPU, सी डिवाइस, और डी नन ऑफ दीज. सो इसका आंसर रहेगा डी नन ऑफ दीज, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हमारा MS ऑफिस का एक पैकेज के साथ आता है जो कि एक टाइप है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. अगर यहाँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दिया होता तो हम उसे ज़रूर सेलेक्ट करते. ओके, नाउ कम टू 43rd क्वेश्चन. In MS Access, text data type may contain maximum character of A 255, B 256, C 1064, या D no limit. तो इसका आंसर है A 255 characters. Now come to question number 44. A central computer surrounded by one or more satellite computer is called A bus network, B ring network, C star network, और D all of these. So इसका आंसर है C स्टार नेटवर्क, क्योंकि जब भी हम एक कंप्यूटर से बाकी सभी कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं सो उसको हम कहते हैं स्टार नेटवर्क. बीच वाला कंप्यूटर जो होता है हमारा वो फिर हमारा सर्वर बन जाता है और इसे हम बोलते हैं स्टार नेटवर्क. नाउ कम टू 45th क्वेश्चन. A machine that connects two or more electronic mail system and transfer messages between them is called A bridges, B user agent, C mail gateway, और D none of these. So इसका आंसर है C mail gateway हम उसे कहते हैं. Now come to 46th question. In OSI model, which of the following layers decide the path of data? Path of data कौन सा layer decide करता है? A physical, B एप्लीकेशन, सी नेटवर्क, और डी नन ऑफ दीज. सो इसका आंसर है सी नेटवर्क लेयर. नेटवर्क लेयर में रूटर यूज़ होता है जो कि डेटा का पाथ डिसाइड करता है. नाउ कम टू 47th. अ वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ए प्रोग्राम, बी ग्राफिक्स, सी एल्गोरिदम, और डी नन ऑफ दीज. तो इसका आंसर आएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि अ वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, जो कि हमारे पास ऑप्शन में नहीं अवेलेबल है. तो डी हमारा आंसर रहेगा. नाउ कम टू 48th क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस? ए यूज़र नेम, बी डोमेन नेम, सी प्रोटोकॉल, और डी ऑल ऑफ दीज. अब नॉट है. हमारा ईमेल एड्रेस कैसे होता है? यूज़र नेम होता है, फिर हमारा @ एंड यहाँ पे हमारा डोमेन नेम होता है. तो यूज़र नेम ए ऑप्शन है, डोमेन नेम बी ऑप्शन है. तो सी प्रोटोकॉल हम इसमें यूज़ नहीं करते, सो हमारा आंसर हो जाएगा सी प्रोटोकॉल, जिसे हम नहीं यूज़ करते हैं ईमेल एड्रेस में. नाउ 49th क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू राइट वेब पेजेस? वेब पेजेस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ए URL, बी HTML, सी HTTP, और डी FTP. सो इसका आंसर रहेगा बी HTML. HTML होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसे हम वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं. नाउ कम टू 50th क्वेश्चन. सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट क्लोज पोटेंशियल सिक्योरिटी ब्रीचेस इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर नोन एज ए सिक्योरिटी पैचेस, बी सिक्योरिटी रिपेयर्स, सी रिफ्रेश पैचेस, या डी नन ऑफ दीज. इसका आंसर है 50 का ए सिक्योरिटी पैचेस. सिक्योरिटी पैचेस का यूज़ ये होता है कि ये अनऑथराइज्ड एक्सेस आपके कंप्यूटर या आपके डेटा से बचाता है. ये मतलब कोई भी आपके सिस्टम पे
अटैक नहीं कर सकता, उसके लिए ये सिक्योरिटी पैचेस का हम यूज़ करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वायरस दैट कैन डिलीट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज़ कॉल्ड. अब ऐसा वायरस जो कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को भी डिलीट करे उसे हम क्या कहते हैं? ए कंसोर्टियम, बी वैक्सीन, सी रेट्रोवायरस या डी नन ऑफ दीज. तो ऐसे वायरस को कहा जाता है सी रेट्रोवायरस. और इसका दूसरा नाम भी है जिसे हम कहते हैं एंटीवायरस. तो ये क्या करता है, ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को डिलीट करके डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करता है कंप्यूटर से. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एनकैप्सुलेशन इज ऑल्सो नोन एज. एनकैप्सुलेशन, ए इंफॉर्मेशन हाइडिंग, बी डेटा एब्स्ट्रैक्शन, सी डेटा मैनेजमेंट या डी नन ऑफ दीज. एनकैप्सुलेशन एक हमारा फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, जिसमें हम क्या करते हैं, हम जो डेटा होता है हमारा वो हम मेथड्स या फिर हम कहें जो हमारे फंक्शंस होते हैं उसके साथ हम इनको एनकैप्सुलेट कर देते हैं, मतलब इसी के साथ जॉइन कर देते हैं. इससे क्या होता है, हमारा जो डेटा होता है वो ज़्यादा सिक्योर होता है. जब भी हमें इस डेटा को एक्सेस करना हो तो हमें इस फंक्शन के थ्रू एक्सेस करना होता है. सो इस प्रोसेस को हम इंफॉर्मेशन हाइडिंग भी बोलते हैं या डेटा एनकैप्सुलेशन भी बोलते हैं. सो आंसर हो जाएगा हमारा ए इंफॉर्मेशन हाइडिंग. सो आज हम यहीं तक करेंगे क्वेश्चंस, नहीं तो हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.